ये देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल पे बेस्ड है। 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ द थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम वाज करेक्ट, देन द रिजल्ट ऑफ, एम आई ऑडिबल? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If the Thomson model of the atom was correct, then the result of Rutherford's gold foil experiment would have been. तो एक्चुअली देखो, थॉमसन मॉडल ये बोलता था कि जो एटम है वो एक, जिसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग भी बोलते हैं, वो ये बोलता था कि जो एटम है वो एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, जिसमें मास थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन इसमें, इलेक्ट्रॉन जैसे सीड्स या प्लम्स होते हैं पुडिंग में, उस तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो दैट उन पे जो नेट फोर्स लग रहा हो वो जीरो हो जाए, सबसे स्टेबल हो जाए। तो अगर ये मॉडल करेक्ट है तो रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग किया था, उसने सोचा कि अगर गोल्ड एटम इस तरीके के हैं जिसमें यूनिफॉर्म मास है, तो जो अल्फा पार्टिकल वो इन पे इम्पिंज कर रहा है, थ्रो कर रहा है, वो पार्टिकल इसको पास कर जाने चाहिए। जैसे आप सोचो कि एक बुलेट है और यहाँ पे कार्डबोर्ड है। जीरा 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 तो लेकिन यार 3 ही है। अपने आप को म्यूट कर लो कोई अगर। तो जिस तरह से कार्डबोर्ड से ये बुलेट पास हो जाएगी विद रिड्यूस्ड स्पीड, और क्योंकि ऑलमोस्ट अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, पर इस केस में क्योंकि बीच में न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, ये पूरा पॉजिटिव स्फीयर है और ये खुद पॉजिटिव चार्ज हो, तो इसमें थोड़ा सा स्मॉल डिफ्लेक्शन भी हो सकता है ड्यू टू दैट, लेकिन ऑलमोस्ट स्ट्रेट चला जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड, वेरी स्मॉल एंगल्स और रिड्यूस्ड स्पीड के साथ। लेकिन ये तो आंसर हो गया, पर रदरफोर्ड को बात कुछ और ही मिली। उसको मिला कि भाई मोस्ट ऑफ द पार्टिकल तो ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड चले गए, लेकिन फिर कुछ पार्टिकल जो कि सेंट्रल लाइन से क्लोजर थे वो डिफ्लेक्ट हुए, और वेरी फ्यू, 1 आउट ऑफ 20,000 कंप्लीटली 180 डिग्री से बाउंस बैक कर गया। एंड ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही एस्ट्रोनिशिंग था, उसकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल परे था जो उसने सोचा। इस वाले में तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अगर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की कुछ बातें करें, अगर एक बार कुछ पॉइंट को रिकॉल कर लें 5 मिनट में। यहाँ पे फॉइल था, सर्कुलर स्क्रीन था टू ट्रैक द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल आफ्टर पासिंग थ्रू द फॉइल। तो इसके अंदर एक पैरामीटर होता है एन थीटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटरिंग एट एन एंगल थीटा
per second. It was found inversely proportional to r square. r is the distance और स्क्रीन के बीच का, फॉइल और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस. sin 4 theta by 2 and kinetic energy of alpha particle का स्क्वायर, यानी स्पीड का पावर 4. तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है. एक इसमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैलकुलेशन क्या आता है कि अगर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है विद स्पीड u और इफ दिस डिस्टेंस इज नॉट गिवन वी कंसीडर कि इट इज क्वाइट फार अवे, और अगर दिया हुआ है तो अलग बात है, तब वो भी लेंगे. तो यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल, अल्फा पार्टिकल एंड जो यहाँ पे फॉइल है उसका न्यूक्लियस, मान लेते गोल्ड फॉइल है तो उसमें प्रोटॉन नंबर आपका क्या होता है, उसका प्रोटॉन नंबर होता है आपका 79. तो उसमें 79 जेड हो जाएगा, जेड इंटू ई मतलब 79 इंटू ई हो जाएगा प्लस, या इन जनरल प्लस जेड ई चार्ज न्यूक्लियस का. ये फिक्स्ड है, फॉइल फिक्स किया हुआ है. तो ये जो अल्फा पार्टिकल है इट एक्सपीरियंस अ रिपल्शन व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स दिस फॉइल, और एक समय रिपेल होते होते ऐसा हो जाता है कि रिपल्शन मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक समय आके इसकी स्पीड एक्चुअली हिट करने से पहले 0 हो जाती है. एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच. तो यहां हम एनर्जी कंजर्वेशन से इस चीज को निकाल सकते हैं कि k प्लस यू का सम थ्रू आउट सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है. तो KI हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी होगा स्मॉल k 2E ZE बाई R नॉट. इन मैनी सिचुएशन अगर R नॉट मेंशन नहीं किया है तो हम ये मान के चल लेते हैं कि ये वैल्यू कहीं इसमें E स्क्वायर का टर्म आएगा. ये काफी छोटी होती है एंड हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं अगर R नॉट नहीं दिया हुआ है. इक्वल टू यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल k प्लस 2E प्लस ZE बाई RC. इससे RC सॉल्व करते हैं. स्मॉल के मालूम ही है 9 इंटू 10 पावर 9. अच्छा, यहाँ पे जो है नहीं कि अल्फा पार्टिकल हो, क्वेश्चन बहुत बार कोई मान लो आपने प्रोटॉन को वो किया, प्रोटॉन भी हो सकता है, कोई लिथियम 3+ हो सकता है, लिथियम 2+ हो सकता है. तो ये कभी कभार सीधे आपको मान लो स्पीड ना देके काइनेटिक एनर्जी ही सीधा दे दें, समटाइम पार्टिकल का मोमेंटम दे दें, मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी is related by this. स्पीड से काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड बाय हाफ mu स्क्वायर. तो आपको कोई भी टर्म्स में चीजें दी हुई हो सकती हैं. तो ये तो इस तरीके से इस पे काफी क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कभार कि आपका अल्फा पे एक पार्टिकल था तो उसका R इतना था, अब पार्टिकल वही रहा, उसकी एनर्जी बदल दी, या पार्टिकल भी दूसरा ले लिया. तो बस मेन चीज ये है एनर्जी कंजर्वेशन. जब ये क्लोजेस्ट पहुंचेगा तो इस समय वो रेस्ट में आ जाएगा और उसके वापस रिटर्न भी करेगा रिपल्शन के कारण. लेकिन हम एनर्जी कंजर्वेशन से इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, समझ में आई बात? इज इट क्लियर? Yes, sir.
और एक इसमें ग्राफ भी होता है, ये आपके फिजिक्स के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जेई मेन में आया हुआ भी है क्वेश्चन, एन थीटा वर्सेस थीटा। ये सजेस्ट कर रहा है कि जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ेगा, द नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटरिंग एट दैट एंगल विल रिड्यूस। स्मॉल एंगल पे स्कैटर करने वाले पार्टिकल ज्यादा है, और जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा, द नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटरिंग एट दैट एंगल इज क्वाइट स्मॉल। तो ये हो गया। तो ये कुछ चीजें जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हम लोग जानते हैं, दिया जाता है R0 A 1/3, वे R0 इज 1.2 फर्मी और A इज मास नंबर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मास नंबर के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, लेकिन डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई किसी भी एटम का हो, वो ऑलमोस्ट हर के लिए कांस्टेंट रहता है। द रीजन इज मास बाई वॉल्यूम अगर किसी न्यूक्लियस का निकालोगे तो मास हो जाएगा Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन बाई 4/3 पाई रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस का क्यूब, तो R0 क्यूब इंटू A। हम एक बात जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम होता है, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी। अगर इन दोनों को मैं सेम मालूम है MP लिख दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A इंटू MP बाई R0 क्यूब और A कट गया। तो देखो यहाँ पे हर पैरामीटर एक कांस्टेंट वैल्यू ही है, तो डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज ऑलवेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और ये करीबन 10^17 kg पर मीटर क्यूब ऑर्डर का आता है। वेरी वेरी हाई न्यूक्लियर डेंसिटी, दैट्स व्हाई when a high energetic alpha particle hit it will at center line it return back, otherwise it was very hard to believe कि एक हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल हिट कर रहा हो किसी गोल्ड फॉइल को और वो उसको पास किए करने के बजाय वापस आ जाए, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस हाई न्यूक्लियर डेंसिटी, हाई मास डेंसिटी, इट हैपेंड फॉर वेरी फ्यू पार्टिकल 1 out of 20,000। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। देन दिस वन, if P is the momentum of the fastest electron ejected from a metal surface after the irradiation of light having wavelength lambda, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन होती है वो होती है एनर्जी ऑफ द फोटोन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहां ये बोल रहे हैं कि जब जो मेटल सरफेस है उसको अगर लैम्डा वेवलेंथ से इरेडिएट किया गया तो जो मैक्सिमम मोमेंटम, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला, उसका मोमेंटम P है, तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखेंगे, P²/2m। ये इक्वेशन हो गई। अब ये बोल रहे हैं कि देन फॉर 1.5 P मोमेंटम ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन क्या वेवलेंथ यूज करना पड़ेगा, hc/λ' phi प्लस 1.5 P का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई?
इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. अब इसमें एक बात और लिखी है, assume kinetic energy of ejected photoelectron to be very high in compared to work function. They are saying कि वर्क फंक्शन को इग्नोर कर दो, यानी दोनों एक्सप्रेशन क्या बन जाएंगे? एज पर क्वेश्चन hc by lambda will be p square by 2m एज पर क्वेश्चन, ठीक है ना? hc by lambda dash डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1/1.5 इसको मतलब 2.25। अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4/9 हो जाएगा। तो आपका लैम्डा डैश क्या हो गया? 4। अब अगला ये तो क्वेश्चन हो गया इसका, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के भाई चलो ये है कि उसके संग ही कुछ बातें और करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशंस हैं ये, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पार्टिकल या क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसीलिए इसमें एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात होती है। तो अगर एक मिनिमम ज्यादा एनर्जी का रेडिएशन हिट करता है तो एक इक्वेशन हो जाती है hc/h nu phi प्लस kmax। kmax को हम हाफ m v max का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम p max स्क्वायर बाई 2m। फाई मेटल पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू अगर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल तब शो होगा जब एनर्जी ऑफ फोटोन यानी एच न्यू वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा। तो न्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 5/h होगा, इसको हम बोलते हैं न्यू नॉट। ये हो जाता है। ऐसे ही एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी आती है hc/लैम्डा। तो लैम्डा आ जाता है लेस देन इक्वल टू hc/5 which is lambda naught threshold wavelength। ये हो गया। फिर इसमें एक, चलो अब इस क्वेश्चन को क्वेश्चन के संग ही देखेंगे, क्वेश्चन को भी आगे बढ़ाते हैं। इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying 0.5 volt when the radiation of 250 nanometer is used।
ये इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अगर कलेक्टर प्लेट को ये एमीटर प्लेट है, रेडिएशंस ऐसे आते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ पहुंचते हैं। तो एक तो है कि हम पहले चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे, पर अगर हम ये चाहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे, तो हम इस कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन रिपेल हो, इसको रिलेटिवली पॉजिटिव। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम सॉल्व इसे कैसे, इसका लिए वैल्यू आती है के मैक्स इक्वल टू ई वी एस। के मैक्स इक्वल टू ई वी एस, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाता है। अगर के मैक्स को आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा हुआ है, तो वी एस ई कट के वोल्ट में आ जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये वैल्यूज है आपके पास के मैक्स, सपोज फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा 5 वोल्ट। व्हाट डज दैट मीन? इस कलेक्टर प्लेट को 5 वोल्ट लोअर रखो देन द एमिटर प्लेट, यानी कि ये 0 पे है तो कीप इट एट -5, ये 0 पे तो कीप दिस एट +5, बट दिस शुड बी 5 वोल्ट लोअर। इससे रिलेटेड एक ग्राफ और भी आता है, फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। सर सर एक चीज पूछना था। बोलो। सर आपने आपने जो रिवीजन चेकलिस्ट दिया था उसमें सेकंड हम्म, पेज पे ना लाइट के नीचे 2-3 लाइन के बाद थोड़ा सा कटा हुआ है, तो वो क्या काटा हुआ है या फिर प्रिंट नहीं हुआ, मतलब क्या? तो मुझे उसका वो फोटो खींच के भेज देना, मैं देख लूंगा, ठीक है ना। ठीक है सर। हम्म, तो ये वैसे मैंने कुछ काटा नहीं है, मतलब मे भी प्रिंट नहीं हुआ होगा या हेजी होगा, तो मैं उसे सही करके भेज दूंगा, ग्रुप में ही भेज दूंगा, ठीक है। एक मुझे भेज देना मतलब चीज। हाँ सर। तो ये देखो, ये आप पे ऐसा होता है, ये ये वोल्टेज है, इट इज वोल्टेज। तो वोल्टेज कलेक्टर प्लेट का है। तो अगर एमिटर प्लेट को 0 वोल्ट पे रखा जाए और कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाए, तो आपके जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और जल्दी दूसरे प्लेट पे पहुंचेंगे। तो उनका करंट, फोटो करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। सेम चार्ज कम टाइम में पहुंच रहा है टिल इट रीचेज अ सैचुरेशन वैल्यू। इसको बोलते हैं सैचुरेशन फोटो करंट, एंड दिस इज नोन एज वीएस। इसका क्या मतलब? ये नेगेटिव वैल्यू है। एमिटर प्लेट के रेस्पेक्ट में कलेक्टर प्लेट अगर इतना नेगेटिव पोटेंशियल पे, जैसे कि ये वाला वैल्यू आया था, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, मतलब ये वाली वैल्यू -5 वोल्ट होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपने का इतना पोटेंशियल लगा दिया कलेक्टर प्लेट का विद रेस्पेक्ट टू एमिटर प्लेट, तो इवन द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एबल टू रीच द कलेक्टर प्लेट। चलो अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं। किसी इंटेंसिटी आई पे इंटेंसिटी बढ़ाने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। पर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे अगर फोटोन की क्वालिटी को नहीं बदलते हुए, तो केमैक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब चलो ये पहले क्वेश्चन करते हैं। इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग 0.5 वोल्ट। तो अगर 0.5 वोल्ट अप्लाई करके हम स्टॉप कर सकते हैं, मतलब केमैक्स क्या हो गया?
ई वी एस। तो यहाँ पे हो जाएगा एच सी बाई लेमडा, ये एनर्जी 5 और ये हो जाएगा 0.5 ईवी। अगर हमने एक चीज पढ़ी है पढ़ते समय कि एच और सी दोनों कांस्टेंट होते हैं और इनका प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज रख दूं और नीचे वेवलेंथ है 250 नैनोमीटर माइनस 0.5 ईवी इक्वल टू 5, तो ये वैल्यू क्या हो गई भाई 124/25 माइनस 0.5 ईवी में ही है दोनों चीजें। ये 125/20 124/25 को ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हो, ऑलमोस्ट, है ना, करेक्ट। Yes, sir. तो वर्क फंक्शन क्या हो गया, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 4.5 ईवी, यही हमारा अच्छा। अब एक जब ये बात निकली है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, तो चलो उसको जरा सा डील कर लेते हैं एक एक्स्ट्रा बात में। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज डबल्ड, k max will be double, not change of more than double। मेटल इज केप्ट सेम, सेम मेटल के लिए, फॉर सेम मेटल। बताओ, सर मोर देन डबल। यस मोर देन डबल, मोर देन डबल। it should be more than double, and the same thing will be applicable for stopping potential as well। देखो एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं। पहले मान लो सिचुएशन ये है, एच न्यू प्लस के मैक्स K1 है, हमने इसको डबल कर दिया, वर्क फंक्शन तो वही रहेगा, K2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेट कर दूं तो 25 प्लस 2K1 इज 5 प्लस K2, तो ये हो जाएगा K2 इक्वल टू 2K1 प्लस 5। 5 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी,
तो यू कैन से कि K2 इज मोर देन डबल। क्योंकि अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे E से डिवाइड कर दो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो बिकम्स मोर देन डबल। अगर पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल सपोज 5 वोल्ट था तो वो 10 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा। आप अगर इन जनरल बात करोगे तो आपका ये हो जाता है, अगर फ्रीक्वेंसी को पहले फ्रीक्वेंसी f थी और न्यू फ्रीक्वेंसी nf हो गई, n ग्रेटर देन 1, तो आपका जो k न्यू है इट इज n टाइम्स k ओल्ड प्लस n माइनस 1 5। You may say it becomes more than n times, more than n times. And same thing for stopping potential. ये चीज तो ये इंटेंसिटी बढ़ाने से आपका के मैक्स या स्टॉपिंग पोटेंशियल कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल सैचुरेशन फोटो करंट बढ़ जाता है। इंटेंसिटी और सैचुरेशन फोटो करंट के बीच में ये रिलेशन है, लीनियर। इंटेंसिटी वर्सेस ये क्वेश्चन देखो 21 में आया हुआ है। The number of photons emitted by a monochromatic single frequency को या सिंगल वेवलेंथ को मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस भी बोलते हैं। द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक सिंगल फ्रीक्वेंसी, ये लिख दिया, दे आर क्वाइट जनरस, पर ये आपको लिखा नहीं जाएगा, लिखना नहीं चाहिए था। आपको मालूम होना चाहिए कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है। इंफ्रारेड रेंज फाइंडर ऑफ पावर 1 मिलीवॉट एंड वेवलेंथ दिस मच। तो एक तो हमने रिलेशन पढ़ा है कि पावर अगर P है और उससे रेडिएशंस लैम्डा वेवलेंथ के या फ्रीक्वेंसी न्यू के निकल रहे हैं, तो एक क्वांटम की एनर्जी होती है hc बाई लैम्डा या h न्यू। तो अगर उससे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बाहर n निकल रहे हैं तो टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड क्या हो जाएगी, n hc बाई लैम्डा, और वही पावर हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी फेमस रिलेशनशिप जो हमको ये देता है। ये तो हो गया एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और ये होता है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, एमिटिंग पर सेकेंड। कोई डाउट नहीं है इसमें। ये एनर्जी है जूल, ये हो गया जूल पर सेकेंड, यही पावर होता है ना, दिस इज पावर। तो ये बोल रहे हैं कि 1 मिलीवॉट पावर का कोई सोर्स है, यानी 1 इंटू 10⁻³ लेट नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कमिंग आउट n, hc बाई लैम्डा हो जाएगा। और जब इन्होंने h की ये वाली वैल्यू दी है तो फिर हमको यही लेना चाहिए। ये हुआ, ये भी सब ऐसा ही सिस्टम में है। तो 6.63 इंटू 3, ये हो जाएगा इंटू 10⁻26
और ये आपका हो गया ऊपर जाके +6, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 10⁻³ ये -20 है, ऊपर जाके +20 हो जाएगा। सर 0.05 इंटू 10⁻³ आ रहा है, एक मिनट जीरो, +33। हाँ तो एक मिनट एक चीज ये देखते हैं, और ये आ गया नियरली 20 है ना, तो ये हो गया 10⁻17, तो ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻16, ये हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा है? 0.1 सेकेंड में कितने आ रहे होंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग इन 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, पॉइंट 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पॉइंट तो ये हो गया 50 इंटू 10⁻13 है ना, 50 इंटू 10⁻13 लिख सकते हैं इसे, है ना, कोई डाउट नहीं है इसमें, 10⁻3 का अलग ले लो। तो हमें कंपेयर इसी से करना है, x इंटू 10⁻13, हैंस x इक्वल टू 50। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कभी कभार एफिशिएंसी दिया हुआ होता है सोर्स का, मान लो दिया है कि एफिशिएंसी 40% है, इसका मतलब कि आपका पावर सोर्स अगर P दिया है तो P इफेक्टिव 0.4 इंटू P हो जाएगा। तब आप एक्चुअली यहाँ पे P इफेक्टिव ही लेते हैं, जब कुछ मेंशन नहीं किया तो जो P इफेक्टिव है वही आपका P थ्योरेटिकल हो जाता है, लेकिन अदरवाइज इस तरीके से नहीं, समझे? तो ये आंसर 50 हो गया। ये क्वेश्चन देखो, given below are two statements, Bohr's theory accounts for the stability and line spectrum of Li plus ion। क्या ये बात सही है या गलत है? क्या ये बात स्टेटमेंट सही है या गलत है? एनीवन? बोर्स थ्योरी जो है, इट इज एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सर गलत है। वन स्पीसीज का मतलब H एटम, He प्लस आयन, Li2+, B3+, पर ये तो Li+ बोल दिए, Li+ में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये बात गलत है। दूसरा स्टेटमेंट ये बताओ, बोर्स मॉडल जो रिडबर्ग ने स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया था, लाइन स्पेक्ट्रम, कि लाइंस में चीजें
जब डी एक्साइट होता है तो अलग अलग लाइंस मिलती हैं, लाइमैन सीरीज, बामर सीरीज, उसको तो एक्सप्लेन कर पाया। लेकिन जब अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखा गया कि वो जो लाइन होती है एक लाइन, इट इज अगेन अ मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन लाइंस। वो अगेन एक फाइन लाइंस का कॉम्बिनेशन है जो कि फर्दर स्प्लिट हो जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इस स्प्लिटिंग को बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। स्प्लिटिंग अंडर splitting of spectral lines under external magnetic field। इससे होता क्या है, जो ये ऑर्बिटल्स होती हैं जो डीजनरेटेड होती हैं, जो कि इनके रेस्पेक्ट में लाइन मिल रही थी, इसको एक सिंगल लाइन की तरह मिल रहा था, और जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये भी आपस में डीजनरेट नहीं होके नॉन डीजनरेट बन जाती हैं, तो इनकी भी एनर्जीज अलग अलग हो जाती है, तो ये फर्दर स्प्लिटिंग होती है। कभी कभी पूछते हैं कि एक लाइन जो स्पेक्ट्रल लाइन थी अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नई कितने लाइंस में स्प्लिट हो जाएंगी, तो वो होता है 2l+1, फिर l इज एजीमुथल, और अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बात समझ में आई? Yes, sir. Splitting of spectral lines and into further fine lines in the presence of external magnetic field या external electric field is known as Zeeman effect and Stark effect respectively। तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, क्लियरिटी है? और ये Yes, sir. स्प्लिटिंग लाइंस कितनी होती हैं? एक लाइन फर्दर स्प्लिट हो जाती है 2l+1। आप ये बात समझ सकते हो, p ऑर्बिटल में कितना होता है, px, py, pz। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो जब तक हम एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाते हैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, तो ये डीजनरेटेड रहती हैं। तो ये एक ही लाइन की तरह, इनमें एनर्जी डिफरेंस नहीं होता है, तो एक सिंगल लाइन की तरह ही नजर आती है। बट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद इनमें भी एनर्जी बदल जाती है। दे डू नॉट रिमेन डीजनरेटेड एनी लॉन्गर एंड इट ब्रेक्स अप इनटू फर्दर नंबर ऑफ लाइंस, कितने, 2l+1। l की वैल्यू अगर 0 है s के लिए तो दैट स्प्लिटिंग विल बी ओनली 1 ही रहेगा, स्प्लिट नहीं हुआ। लेकिन जो p है वो 3 में स्प्लिट हो जाएगा, d 5 में स्प्लिट हो जाएगा, f 7 में स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि l = 0 मतलब s, l = 1 मतलब p, l = 2 मतलब d, l = 3 मतलब f। ठीक है, Yes, sir. इस चीज को देखो, ये अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी, पहले बोर्स एटॉमिक थ्योरी जो है उसके लिए बोर्स मॉडल में जो रेडियस होता है इट इज गिवन एज where A0 is called Bohr's radius, point angstrom,
This is the radius of the nth orbit of a one electron species having atomic number Z. For hydrogen atom, n will be Z will be 1, and फिर n जैसे जैसे बदलते रहोगे 1 2 3 ऑर्बिट का रेडियस मिलता जाएगा. Speed of the electron in the nth orbit having atomic number 1 Z, one electron species, is V naught Z by n. V naught is first orbit of hydrogen atom में इलेक्ट्रॉन की स्पीड 2.165. A naught is the first orbit of हाइड्रोजन का रेडियस. ENZ होता है -13.6. Z square by n. It is the total energy of the electron in the one electron species having atomic number Z, orbit number n. ये चीज कोई भी n लो, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, विच रिप्रेजेंट की एनर्जी बाउंड इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है. हाँ, लेकिन जैसे जैसे n बढ़ेगा नेगेटिव वैल्यू का मैग्नीट्यूड कम होगा, मतलब वैल्यू एनर्जी की बढ़ रही है. इन्फिनिटी पे दिस विल बिकम 10 to 0. फिर क्या आता है कि जो ENZ होता है, मतलब एक रिलेशन होता है कि बोर्स ऑर्बिट में जो काइनेटिक जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है, जब प्रूफ करते हैं हम तो मिलता है. और इसको हम लिख सकते हैं KNZ प्लस UNZ PNZ पोटेंशियल एनर्जी. तो इससे हमें एक चीज मिल जाता है कि PNZ इज -2 KNZ विच इज 2 ENZ. ये सब कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगा E इक्वल टू U प्लस P प्लस के और E इक्वल टू माइनस के. इतना याद रहेगा, बाकी सब आ जाएगा. एक तो ये बात बेसिक है ही, E इक्वल टू P प्लस के, और एक बात याद रखो E इक्वल टू माइनस के. एवरीथिंग एवरी एल्स विल फॉल इटसेल्फ इन इट्स प्लेस. ये दो चीजें. तो ये हो गया. फिर अगर हमें वो चाहिए ओमेगा एंगुलर स्पीड, तो वो हो जाएगा VNZ बाई RNZ, that is V naught Z by n, A naught n square by Z. तो ये हो गया ओमेगा नॉट, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में एंगुलर स्पीड Z स्क्वायर बाई n क्यूब. टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा. तो ये प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाई Z स्क्वायर हो गया. फ्रीक्वेंसी 1 बाई T प्रोपोर्शनल टू हो गया Z स्क्वायर बाई n क्यूब. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा K Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज ZE बाई R स्क्वायर विच इज K ZE स्क्वायर बाई A नॉट स्क्वायर n पावर 4 और Z स्क्वायर ऊपर चला गया, प्रोपोर्शनल टू Z क्यूब बाई n4. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इनके बीच में होता है. अच्छा, ये तो हो गए सब रिजल्ट. ये तो हो गए आपके सब रिजल्ट. पर ये सब रिजल्ट
आते मेनली किस चीज से हैं? एक mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू स्मॉल के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक ये इक्वेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, जब आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है एटॉमिक नंबर जेड, लेकिन nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये चीज। दूसरा एक इक्वेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, mvr, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। आपके पास, क्योंकि बोर्स थ्योरी ये बात बोलती है स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स एंड अलाउड एनर्जी लेवल्स। क्या मतलब कि हर कोई ऑर्बिट नहीं हो सकती, कुछ ही ऑर्बिट्स अलाउड हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr, मास, स्पीड और रेडियस का मल्टीप्लिकेशन h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। जैसे n की वैल्यू 1 आई तो फर्स्ट ऑर्बिट वो है किसी भी वन स्पीसीज की जहां पे उसकी स्पीड और रेडियस का जो प्रोडक्ट इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन h/2 पाई हो जाए। सेकेंड ऑर्बिट वो अलाउड होगी जहां पे वैल्यू mvr की वैल्यू, स्पीड बदली, रेडियस बदला, मास बदला, मास नहीं, मास तो इलेक्ट्रॉन का वही रहा, इनका प्रोडक्ट इक्वल टू ट्वाइस h/2 पाई हो जाए। तो जब ऐसा होगा वही ऑर्बिट अलाउड है, बाकी ऑर्बिट्स अलाउड ही नहीं। इसको बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रूल। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो कई बार फिजिक्स में स्पेशली, कि बहुत बार क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी को यू से भी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी को बहुत बार यू से रिप्रेजेंट करते हैं और आपको यू का एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है। तो जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग देन दिस रिलेशन माइनस डो यू बाई डो आर, और इसका जो मॉडुलस होगा इक्वेटेड टू mv स्क्वायर बाई। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको सीधा कुछ सिस्टम दिया उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है तो माइनस डो यू बाई डो आर करो, वो आर का फंक्शन दिया हुआ होगा रेडियल डिस्टेंस का, वो mv स्क्वायर बाई आर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और दूसरा इक्वेशन ये इनवेरिएबली लगेगा ही। और टोटल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। और अगर केवल नॉर्मल है तो माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर, अगर दो पार्टिकल सिस्टम है या कूलम्स लॉ और एप्लीकेबल है। तो इन सब को यूज करते हुए ही चीजें ड्राइव होती हैं। अब आता है क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, क्या ये बात सही है? हाँ सर। कैसे सोचोगे? मतलब अब ये तो हमने पूरा थ्योरी पढ़ लिया, पर मतलब यहाँ सोचना है तो इसको कैसे सोचेंगे कि भाई हमें ये मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है माइनस ई होती है और ई होता है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई, तो बात सही है ना? Yes, sir. द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वी क्या होता है? वी एन निकालना, तो वी एन हो गया क्या? वी नॉट जेड बाई एन इंटू एन। तो ये तो प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? Sir. दिस क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू जेड, ना कि प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो ये बात सही नहीं है। सर ऑप्शन डी होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा? पहले आप, अगर टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर बाई स्पीड,
तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा V/2πr। V होता है V0 Z/n, 2πr होता है A0 n² Z। तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू Z² n³, जो कि ये सही नहीं है। और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? K(E)Z(E)/r²। K(E)²Z, r² हो जाएगा A0² n⁴Z²। तो Z³ ये वाली बात सही। आंसर इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. 21 में आएगा क्वेश्चन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। हाँ सर। अब आता है स्पेक्ट्रम की बात पे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ of hydrogen atom in the Lyman series is λ1. The longest wavelength in the Balmer series of He plus is। कैसे करेंगे? लाइमन सीरीज की क्या खासियत होती है? ट्रांजिशन कहां से कहां होता है? लाइमन सीरीज में जो लैंडिंग ऑर्बिट होती है, एक फॉर्मूला होता है कि हायर से लोअर, अगर कोई भी हायर n2 से लोअर n1 अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी रेडिएट होती है। तो En2 माइनस En2 से एक फॉर्मूला बनता है 1/λ RH Z², 1/n1² माइनस n2 ग्रेटर देन n1। जब n1 की वैल्यू 1 होती है और n2 कुछ भी हो ग्रेटर देन n1, होंगे पॉजिटिव इंटीजर ही, पर ग्रेटर देन n1 हो, तो ये सीरीज कहलाती है लाइमन सीरीज। कहीं से भी ट्रांजिशन कहां तक? ऑर्बिट 1 पे, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, इंफिनिटी से 1। n2 n1 अगर 2 हो और n2 ग्रेटर देन n1, वही तो जैसे यहाँ पे n2 2 3 4 होगा, यहाँ पे n2 3 4 5। तो ये सीरीज क्या होती है? Balmer बामर सीरीज। series. जेड यहाँ पे वर्क स्पीसीज का एटॉमिक नंबर है। फॉर हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू 1 होगी। फॉर हाइड्रोजन एटम जेड जब आपका लाइमन सीरीज होता है, फॉर हाइड्रोजन एटम, नॉट ऑल, लाइमन सीरीज बिलोंग्स टू यूवी रीजन, बामर सीरीज बिलोंग्स टू विजिबल रीजन and other belongs to infrared region. For hydrogen atom n1 अगर 3 है तो n2 4 है, 5 है, 6 है, इसको बोलते हैं पास्कल। ऐसे ही n1 अगर 4 है, n2 5 है, 6 है, 7 एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं ब्रैकेट। n1 अगर 5 है, फुंड, और एक होता है n1 अगर 6 है, इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, हमफ्री। लाल बाल पाल, ब्रॉड फ्रीडम, फुंड।
होम। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो ये है। तो अब इसमें क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, अब देखो, जैसे अब तो डिस्कशन आ जाएगा। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोएटम इन द लाइमैन सीरीज इज λ1। तो लाइमैन सीरीज में जो ट्रांजिशन है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी। अगर लाइमैन सीरीज का मिनिमम एनर्जी का ट्रांजिशन कौन सा होगा? लाइमैन सीरीज का मिनिमम एनर्जी का ट्रांजिशन कौन सा होगा? भाई लाइमैन सीरीज में लैंडिंग ऑर्बिट 1 है। So N2 से N1. तो बाकी हायर से आ रहा है, तो सबसे कम एनर्जी ट्रांजिशन कौन सा होगा? 2 to 1. So 2 So to N2 1. से 2 N1. से 1, 2 से 1 लोवेस्ट एनर्जी मैक्सिमम लैम्डा, और इन्फिनिटी से 1 मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रही है मिनिमम लैम्डा। यही सीरीज की दो लिमिट हो जाती है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए एक सीरीज की जो वेवलेंथ है मिन से मैक्स कैसे निकालें। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार मैं इसको, चलो यहाँ, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एच एटम द लाइमैन सीरीज। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी? इन्फिनिटी से 1, तो 1 से 1 बाई लैम्डा 1। हाइड्रोजन की बात हो तो केवल आर एच, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर। तो ये तो सिंपली आर एच हो गया। एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज, ये कौन सा? अच्छा, एच ई प्लस का, ये तो पहली इक्वेशन हो गई। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज क्या हो जाएगा? एच ई प्लस में क्या रिलेशन बनेगा? लेट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज लैम्डा, जो हमें निकालना है, लैम्डा 2 कह लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर एच 2 स्क्वायर, फिर जेड 2 हो गया, और ट्रांजिशन क्या होगा बताओ? 3 से 2. 3 से 2 3 से 2। मिनिमम एनर्जी, पर बामर के लिए लैंडिंग हैज टू बी 2। छोटा वाला पहले, बड़ा वाला ऑर्बिट बाद में, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आर एच 4 आर एच, ये 1/4 माइनस 1/9, तो इंटू 5, और ये 36, 20 आर एच बाई 36, या 5 आर एच बाई 9। अब देखो, डिवाइड कर दें। आर एच बाई 5 आर एच बाई 9, आर एच कट गया, सर तो 9 लैम्डा बाई 2 5 क्या आया। हो गया है? 9 बाई 5। 9/5, समझे? ये हो जाएगा, दिस यू आंसर। क्लियर? बात Yes, समझ में yes, आई? sir. Yes, sir. एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इसके बहुत से प्रॉब्लम बन सकते हैं, आते भी हैं, बार बार आते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट। एक तो आपको ये याद हो, इसमें आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लो आपको पास्कल सीरीज दिया है, आप लैंडिंग ऑर्बिट ही गड़बड़ कर गए, तो फिर बाकी सब बात ही खत्म हो जाएगा। तो ये याद होना जरूरी है। फिर ये मालूम होना जरूरी है कि अगर सपोज पास्कल सीरीज है, उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी 4 से 3,
मिनिमम वेवलेंथ होगी इन्फिनिटी से 3। बस ये दो चीज। इन्फिनिटी से जो आता है उसको सीरीज लिमिट भी बोलते हैं, कि वहां पे सीरीज कन्वर्ज होती है। सीरीज लिमिट, मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। वेवलेंथ के लिए जो चीज मिनिमम, फ्रीक्वेंसी के लिए बात, एक क्वेश्चन कहेगा फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पूछे तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? एक बार लैम्डा निकल गया तो सी बाई लैम्डा इज सी इंटू वन। एक बार लैम्डा निकल गया तो सी बाई लैम्डा इज फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी के टर्म में सी से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाता है न्यू इक्वल टू सी आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस, ये सेम एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा। और 1/लैम्डा को एक टर्म और भी कहते हैं, वेव नंबर। दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। समझे? Yes, sir. 6 का बी देखो। फॉर द बामर सीरीज इन स्पेक्ट्रम ऑफ एच। सर ऑप्शन डी। पहला वाला स्टेटमेंट देखो, अभी ये दिस इज वेव नंबर, दिस इज वेव नंबर। तो ये तो हाइड्रो स्पेक्ट्रम की बात हो तो इसमें जेड की वैल्यू 1 हो गई। एज वेवलेंथ डिक्रीजेस द लाइंस इन द सीरीज कन्वर्ज, यस, जो अभी बताए है ना। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाएगा, लैम्डा कम होता जाएगा, और आपकी वेवलेंथ, मतलब उसको कन्वर्जिंग ऑफ द सीरीज बोलते हैं। बामर सीरीज के लिए n1 क्या होगा? 2, ये सही है, यस। द लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू n2 इक्वल टू 3, यस। ये वाली बात सही है क्या? नहीं। क्यों नहीं? चॉइस में नहीं है इसलिए नहीं, या कोई लॉजिक भी समझ में आ रहा है? सर देखो, मैंने तो हमको डायरेक्ट जो देखा। बामर सीरीज है, बामर सीरीज में हम क्या मिलेगा? 2 से 1, 1 3 से 2 मिलेगा, 4 से 2 मिलेगा, 5 से 2 मिलेगा, सब मिलेंगे। लेकिन आपको अगर हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करना है तो आपको कौन सी एनर्जी चाहिए? ई इंफिनिटी माइनस इस ये एनर्जी चाहिए, क्योंकि आपको अगर हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है n इक्वल टू 1 में, तो इसको आयोनाइज करने का मतलब है कि इसको इनफाइनाइट पे ले जाना। तो द एनर्जी एंड वेवलेंथ यू आर रिलेटेड विद ई इंफिनिटी माइनस E1, यानी इंफिनिटी से 1 या 1 से इंफिनिटी का जो ट्रांजिशन होता है उसमें जो रेडिएशन इन्वॉल्व होता है। पर ये तो आपको यहां से मिलेगा नहीं ना। आपको 3 से 2 मिल रहा, 4 से 2 मिल रहा, 5 से 2 मिल रहा, इंफिनिटी से 2 मिल रहा, पर इंफिनिटी से 1 कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा इनमें, इसके थ्रू, जब बामर सीरीज की बात हो रही है तो यानी ये वाली बात सही नहीं है, कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो आपको वेव नंबर चाहिए इस चीज आयोनाइज करने के लिए रेडिएशन का, वो आपको इस फॉर्मूले से नहीं मिलेगा, बामर सीरीज वाले से। उसके लिए लाइमन सीरीज वाला लगा यूज करना। बात समझ में आई? Yes, तो sir. ये फॉल्स हो गया, तो आंसर हो गया 1 2 3। ये बताओ, सेवन का ए आसान है तो बहुत। द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट, फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर मैं Li2+ की बात कर रहा हूं तो जेड मेरा हो जाएगा 3, और एन हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट 2 स्क्वायर, दैट इज क्लियर? बात समझ में? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर।
ये वाला देखो, फॉर एनी गिवन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन लेट डिफरेंस ऑफ वेव नंबर ये अभी फ्रीक्वेंसी की बात, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी बता रही है एक्चुअली। तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी हमें वो चाहिए तो यहाँ पे एक तरह से ये एक्चुअली बार नहीं देना चाहिए था, ये ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं क्वेश्चन में यही दिया है, पर दिस शुड बी ओनली ऐसे लिखना चाहिए था, बार देने से वेव नंबर हो जाता। पर यहाँ लैंग्वेज में लिखा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसीज की बात ही करके चलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइम है मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सी आर एच 1/1² माइनस 1/∞²। फ्रीक्वेंसी का ये एक्सप्रेशन बनाया था मैंने। क्योंकि ये लाइन मैंने तो मैक्सिमम ये हो गया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी CRH 1/1² माइनस 1/2²। तो एक्चुअली देखो CRH ये हो जाएगा अल्टीमेटली 1/2²। ऐसे ही बामर के लिए क्या हो जाएगा? CRH 1/2² माइनस 1/∞²। This will become CRH 1/9। आपको क्या चाहिए इसका रेशियो? क्या हो जाएगा? 9:4। ये हो गया CRH तो 9/4, 9/, this will be your समझा है? हाँ सर। Yes, sir. देखो ये वाला जो फॉर्मूला होता है सबसे बेसिक हम लोग ये याद रखते हैं, N1 लैंडिंग ऑर्बिट, N2 हायर। उसके हिसाब से N1 डिसीजन लेने के बाद आपका N2 N1 से बड़ा होता है, और N1 की वैल्यू क्या है वो सीरीज डिसाइड करती है। लाइमैन है, बामर है, पास्कन है, ब्रैकेट है, फुंड है, हम्फ्री है। जेड इस बात से डिसीजन लेते हैं कि आपके पास वेक्टर स्पीसीज कौन सी है। RS तो रेडबर्ग कांस्टेंट है ही, 1.096 इंटू 10⁷ पर मीटर, या एक वैल्यू होती है 1/RH की 91 नैनोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको अगर C से मल्टीप्लाई, ये वेव नंबर भी कहलाता है। और इसको अगर मैं C से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाता है। समझे? तब ये फ्रीक्वेंसी हो सर। जाता है। 8 जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 10 तक कर लेते हैं, ठीक है ना आज। फिर अगले 10 क्वेश्चंस कल करेंगे।
for emission line of atomic hydrogen from Ni8 to NFN, 8 से N यानी higher 8 lower N, the plot of wave number, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1/λ जिसको हम लोग प्यार से वेव नंबर बोलते हैं, will be RH, हाइड्रोजन की बात है तो 1 ही होगा, 1 बाई लोअर ऑर्बिट n स्क्वायर है, मतलब हायर लेकिन 8 स्क्वायर है, तो न्यू बार RH बाई n स्क्वायर माइनस RH बाई 60। तो पूछा क्या है, ये वेव नंबर में ये एक्चुअली न्यू बार होना चाहिए था, तो न्यू बार को y माना है, 1/n स्क्वायर को x बोला है, और ये इंटरसेप्ट हो गया। कौन सा सही होगा तो Sir, C. ये बोला दिस वर्सेस 1/n स्क्वायर विल बी नॉन लीनियर, नहीं ये तो लीनियर कर्व है, Sir, option C होगा। ऑप्शन सी होगा। ये बोल रहे हैं लीनियर विद स्लोप माइनस आर एच, नो, लीनियर विद स्लोप आर एच, यस, लीनियर विद इंटरसेप्ट माइनस आर एच, नो, सही क्या होता, लीनियर विद इंटरसेप्ट माइनस आर एच बाई 60, तब ये भी सही होता। ठीक है, इंटरसेप्ट ही है। क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ये बताओ, which of the following statement is false? Photon has momentum as well as wavelength. Yes, फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, h बाई लेमडा, वेवलेंथ तो होता ही है लेमडा, है ना? हाँ सर। ट्रू, इट इज ट्रू। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। ट्रू लास्ट ऑप्शन रॉन्ग है, है? हाँ, ऑप्शन एक डी बार रॉन्ग है। सी क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी से, हम जब वीन्स लॉ पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ा भी था, कल मैं इसको जैसा ग्राफ को एक क्वेश्चन दिया है, ये वाला चीज हम लोग, हाँ एक क्वेश्चन आगे आएगा तो वहां पे इसके बारे में वहां डिटेल बात करेंगे, पर एक वीन्स लॉ होता है कि एट टी टेम्परेचर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो इसका जो ये होता है एनर्जी इंटेंसिटी, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पॉइंट वेवलेंथ वर्सेस लैम्डा। तो ये एक टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिस वेवलेंथ के रेडिएशन का आता है, और टेम्परेचर में एक रिलेशन होता है लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू एक कांस्टेंट, जिसको वीन्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो और फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में ऐसा हो जाएगा, सी बाई लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, आपका एच सी बाई लैम्डा होता है फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा एम कैन बी रिटन एज सी बाई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ये लैम्डा एम टी अगर ऐसा है तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में ये चीज क्या हो जाएगी, सी बाई एफ, तो ये भी एक कांस्टेंट ही होगा। तो आप ये बोल रहे हैं कि जैसे, अच्छा इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है लैम्डा कम हो जाए, मतलब ये वाली चीज कम हो जाती है, मतलब जैसे आपने अगर टेम्परेचर ट्वाइस टी किया तो उसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। एरिया अंडर द कर्व बढ़ेगा, ये कल मैं और डिटेल बताऊंगा, जैसा और पॉइंट बताऊंगा, लेकिन ये ऐसा हो जाता है। तो लैम्डा इसका, ये लैम्डा 1 है अगर,
और ये T2 है विच इज हायर देन T1, तो λ2 कम हो जाता है टू कीप द प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो अगर लैम्डा कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी गोज फ्रॉम अ लोअर वेवलेंथ टू अ हायर वेवलेंथ एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। ये बात गलत है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ की तरफ जाएगा। ना कि लोअर से हायर। तो ये फॉल्स है। अब रेडबर्ग कांस्टेंट हैज यूनिट ऑफ एनर्जी, एक्चुअली ये भी फॉल्स है वैसे देखा जाए। ये बोलना ही नहीं चाहिए था, मतलब ये मैंने लिखा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही दिया था, लेकिन ये रेडबर्ग कांस्टेंट नहीं बोलना चाहिए था। रेडबर्ग जो होती है वो एक एनर्जी की यूनिट होती है। रेडबर्ग कांस्टेंट तो वेव नंबर का, रेडबर्ग कांस्टेंट तो क्या हो गई? मीटर इनवर्स। लेकिन रेडबर्ग जो होती है वो यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, और वो क्या होता है? 1 रेडबर्ग इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन having its wave number equal to Rydberg constant. 1 Rydberg is the energy of photon with wavelength equal to 1 by RH. With wavelength equal to 1 by RH. तो उसकी जो एनर्जी होगी hc by lambda, hc by lambda क्या हो जाएगा? hc/RH. This is 1 Rydberg. बात समझ में आई? Yes, sir. एक्चुअली देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, लेकिन आपको एक ही सेलेक्ट करना है तो दिस इज मोर सूटेड, क्योंकि ये तो गलत है ही। यहाँ पे एक्चुअली इट इज अ स्लिप, मतलब बेसिकली प्रिंटिंग एरर बोल दो या जो वॉट एवर। यहाँ रेडबर्ग हैज यूनिट ऑफ एनर्जी बोलना चाहिए था, ना कि रेडबर्ग कांस्टेंट। बात समझे? Yes, sir. अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट? Third orbit. थर्ड ऑर्बिट। तो ये बोल रहे हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। तो आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा -13.6 2 स्क्वायर He प्लस के लिए जो कि आता है -6.0। तो ये हो गया। और एक ही है लास्ट क्वेश्चन आज। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस इक्वल टू दिस। देखिए देखो, हमें ए नोट के फॉर्म में आंसर चाहिए। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई, बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले ऑब्जेक्टिव, मतलब उसमें केवल न्यूमेरिकल इतना ही सॉल्व करना था, उसी से उन्होंने बना दिया। अब देखो, इसको लिख सकते हैं एम वी को ऐसे ही रहने दो, ये हो गया ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। एक एन कैंसिल हो गया, जेड की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि हाइड्रोजन एटम है,
mv ये हो जाएगा h बाई 2 पाई, n की वैल्यू क्या बोल रहे हैं, सेकेंड ऑर्बिट, n2 हो गया, इंटू 2 a0। अब अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो पाई स्क्वायर a0 स्क्वायर, और ये 4 स्क्वायर हो जाएगा 4 × 4, और हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं और m को वहां ले आऊं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, h स्क्वायर पाई स्क्वायर m 32 a0 स्क्वायर। हमें कंपेयर किससे करना है, तो हमारा x क्या हो गया, x हो गया 32 पाई स्क्वायर, और हमें वैल्यू क्या निकालनी है, 10x। 320 पाई स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू 3.14। अब जैसा कंबरसम कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी तो नियरेस्ट इंटीजर आंसर हो जाएगा ये, आंसर इज 3155। समझ में आई बात। आईआईटी में जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसमें आंसर ये था। जैसा पागल टाइप के हैं, कैलकुलेशन करा लिया कुछ। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, कल जो उसमें डी ब्रॉई वेवलेंथ, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑर्बिटल्स हो, इस पे कुछ क्वेश्चंस करें, बाकी बचे 10 क्वेश्चन। ठीक है।